नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, जेफरी डैमर, द मिल्वॉकी कैनिबल। आज हम अमेरिका के इतिहास के एक बहुत ही परेशान करने वाले क्रिमिनल केस की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी, जिसे मिल्वॉकी कैनिबल के नाम से भी जाना गया। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, जैसे अनकवरिंग सीरियल किलर्स और मिल्वॉकी का नरभक्षी जैसे आर्टिकल्स। कोशिश ये रहेगी कि इनसे हम समझें कि आखिर ये सब हुआ कैसे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसानी फितरत की अंधेरी गहराइयों, मेंटल हेल्थ की उलझनों और कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की खामियों को भी दिखाता है। शुरुआत करें। कहानी शुरू होती है 1991 की एक गर्म रात से। मिल्वॉकी। एक आदमी भाग रहा है, हाथ में हथकड़ी है। वो पुलिस को रोकता है और उन्हें एक अपार्टमेंट तक ले जाता है। और वहां जो मिलता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। सालों से चल रहा एक भयानक सच सामने आ गया। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। डेमर का बैकग्राउंड क्या था, सोर्सेस क्या बताते हैं? जन्म 1960, विस्कॉन्सिन। हाँ, बाहर से देखने पर तो एक आम मिडिल क्लास परिवार लगता था। पिता लायनल केमिस्ट थे, अक्सर काम से बाहर रहते थे। और माँ जॉयस? माँ जॉयस मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रही थीं, तो घर का माहौल थोड़ा तनाव भरा रहता था, ऐसा सोर्सेस बताते हैं। क्या बचपन में ही कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स थे, कुछ खतरे की घंटी? बिल्कुल थे। सोर्सेस बताते हैं कि बचपन से ही वो काफी अकेला रहता था, सोशल नहीं था, दोस्त वगैरह नहीं थे। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है रोड किल में उसकी दिलचस्पी, मतलब सड़क किनारे मरे हुए जानवर। ओह, ये तो अजीब है। सिर्फ अजीब नहीं, वो उन्हें इकट्ठा करता था, उनकी चीर फाड़ करता था। मतलब एक डिस्टर्बिंग हॉबी थी। और ये आगे जाकर और बढ़ा? हाँ, टीनेज तक आते आते, जैसा कि सोर्सेज में लिखा है, वो एसिड यूज करने लगा था, जानवरों की हड्डियों से मांस गलाने के लिए। एसिड? बाप रे। ये एक बहुत ही भयानक शौक था, और शायद ये उसके बाद के बिहेवियर का एक शुरुआती संकेत था। चीजों को और बाद में इंसानों को ऑब्जेक्ट की तरह देखना। और जब वो 18 का हुआ, उसके पेरेंट्स का तलाक हो गया, तो अकेलापन और बढ़ गया होगा। हाँ, बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये अकेलापन, ये इमोशनल खालीपन और घर का तनाव, इन सब ने मिलकर उसके अंदर शायद कंट्रोल पाने की एक बहुत गहरी जरूरत पैदा कर दी। कंट्रोल? किस तरह का कंट्रोल? दूसरों पर हावी होने का कंट्रोल। जानवरों के साथ जो वो करता था उसे अक्सर एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शुरुआती लक्षण मानते हैं। मतलब दूसरों के लिए कोई फीलिंग नहीं, कोई एम्पैथी नहीं, मौत में एक अजीब सी दिलचस्पी। एम्पैथी की कमी? ये तो बहुत सीरियस बात है। बिल्कुल। और इसी सहारे की कमी और अकेलेपन ने शायद उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि वो रिश्ते सिर्फ जबरदस्ती या हिंसा से ही बना सकता है। तो क्या यही वजह थी इन भयानक कत्लों की, कंट्रोल पाने की इच्छा? सोर्सेस क्या कहते हैं मोटिव्स के बारे में? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कई चीजों का मिक्सचर था। बचपन का ट्रॉमा, जैसा हमने कहा, सेक्सुअल डिविएंसी मतलब यौन विकृति, और हाँ, कंट्रोल की वो जबरदस्त इच्छा। डेमन ने खुद भी इस बारे में कुछ कहा? हाँ, सोर्सेज में उसके बयानों का जिक्र है। उसने माना था कि उसे अपने विक्टिम पर पूरी तरह हावी होने की, उन्हें अपने कब्जे में रखने की एक जुनून भरी जरूरत महसूस होती थी, जिसे वो रोक नहीं पाता था। ये सिर्फ जान लेने तक नहीं था मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा था। वो अपने विक्टिम्स को एक वस्तु की तरह देखता था जिस पर उसका पूरा हक हो। और इसी वजह से वो शिकार भी बहुत सोच समझ कर चुनता था। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि वो अक्सर युवा पुरुषों को टारगेट करता था, खासकर वो लोग जो थोड़े कमजोर या हाशिए पर थे, जैसे अफ्रीकन अमेरिकन, लैटिनो या एशियाई पुरुष। और मिलता कहाँ था इनसे? ज्यादातर बार में या बस स्टॉप पर, खासकर मिल्वॉकी के गे कम्युनिटी में। उसका इरादा सिर्फ मारना नहीं था। तो क्या था? वो एक आइडियल साथी बनाना चाहता था, कोई ऐसा जो पूरी तरह उसके वश में हो, शांत, जो उसे कभी छोड़कर ना जाए। ये उसके अपने अकेलेपन और रिजेक्शन का एक बहुत ही ट्विस्टेड सॉल्यूशन था। इसीलिए वो सब भयानक चीजें करता था। नेक्रोफिलिया, बॉडी पार्ट्स रखना। हाँ, कंट्रोल बनाए रखने के लिए। मौत के बाद भी नेक्रोफिलिया मतलब लाशों से सेक्सुअल एक्ट, और डिसमेंबरमेंट यानी बॉडी को काटना, ये सब उसी कंट्रोल का हिस्सा था। और सोर्सेज में ये भी है कि उसने दिमाग में छेद करके एसिड डालने की कोशिश की थी। जी, एक तरह की बहुत ही क्रूड लोबोटोमी करने की कोशिश, शायद उन्हें ज़ोंबी जैसा बनाने के लिए, पूरी तरह पैसिव और ओबीडियंट। ये सब उसकी बढ़ती मानसिक बीमारी और कंट्रोल की जरूरत को दिखाता है। क्या उसे इन कत्लों से किसी तरह की
राहत मिलती थी? ऐसा उसने कहा है। सोर्सेज बताते हैं कि उसने कबूल किया कि ये हत्याएं उसे कुछ देर के लिए उसकी अपनी जो दिमागी तकलीफ थी उससे शायद राहत देती थी। उसके कत्ल करने का तरीका भी काफी मेथोडिकल था, है ना? ऐसा नहीं कि बस अचानक हो गया। बिल्कुल, बहुत सोचा समझा। सोर्सेज के मुताबिक वो पीड़ितों को पहले अपने अपार्टमेंट में लाता था, पैसे का लालच देकर या शराब पिलाने के बहाने या साथ देने के बहाने। और अपार्टमेंट में लाने के बाद? उन्हें ड्रग्स देता था या इतना नशे में कर देता था कि वो बेसुध हो जाएं, और फिर गला घोंटकर या सिर पर किसी भारी चीज से वार करके मार देता था, बहुत कैलकुलेटेड तरीके से। और फिर लाशों का क्या करता था? सोर्सेज में इसका जिक्र कैसे है? वो बहुत ही भयानक है। वो लाशों के टुकड़े करता था, कुछ हिस्सों को तो एसिड में गला देता था सबूत मिटाने के लिए। ओह गॉड। लेकिन कुछ हिस्से वो ट्रॉफी की तरह रखता था, जैसे खोपड़ियां, हड्डियां, यहां तक कि जेनिटल्स भी। पुलिस को उसके फ्रीजर से इंसानी सिर और दिल जैसे अंग भी मिले थे। फ्रीजर में? हाँ, ये दिखाता है कि वो मरने के बाद भी अपने विक्टिम्स को अपने पास रखना चाहता था, उन पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता था। और कैनिबलिज्म, नरभक्षण। उसके भी पुख्ता सबूत मिले। सोर्सेज इसका जिक्र करते हैं उसने कुछ बॉडी पार्ट्स खाए भी थे। ये सुनना भी मुश्किल है। पहला कत्ल उसने कब किया था? 1978 में, हाई स्कूल ग्रेजुएशन के ठीक बाद। विक्टिम था स्टीवन हिक्स, 18 साल का एक हिचहाइकर। और ये कत्ल उसने घर पर ही किया? हाँ, जब उसके पेरेंट्स बाहर गए हुए थे। लेकिन फिर लगभग 9 साल का गैप रहा। 1978 से 1987 तक कोई कत्ल नहीं, क्यों? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सोर्सेज बताते हैं कि इस दौरान उसकी लाइफ में काफी उथल-पुथल थी। शराब की बहुत बुरी लत लग गई थी। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी गया लेकिन छोड़ दिया। आर्मी ज्वाइन की लेकिन शराब की वजह से वहां से भी निकाल दिया गया। तो शायद इस वजह से वो रुका रहा। शायद, या हो सकता है वो अपनी इन इच्छाओं से लड़ा हो। फिर वो मिल्वॉकी वापस आ गया, अपनी दादी के पास रहने लगा। ये गैप दिखाता है कि उसकी ये टेंडेंसी दबी हुई थी पर खत्म नहीं हुई थी। और 1987 के बाद ये फिर से शुरू हो गया, और इस बार तेजी से। हाँ, वो ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स में शिफ्ट हो गया और यहीं उसने अपने ज्यादातर क्राइम किए। सोर्सेज बताते हैं कि कत्लों के बीच का जो वक्फा था, जिसे कूल ऑफ पीरियड कहते हैं, वो कम होता गया। मतलब उसकी जरूरतें बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल, और ज्यादा विकृत होती जा रही थीं। 1991 में जब वो पकड़ा गया, तब तक वो 17 लोगों की जान ले चुका था। 17? और इतने सालों तक किसी को पता नहीं चला? यही तो हैरानी की बात है। वो बहुत सावधान था, सबूत मिटाने में माहिर था, और बाहर से बिल्कुल शांत, शर्मीला सा दिखता था। किसी को शक ही नहीं हुआ। तो फिर ये राज खुला कैसे? जुलाई 1991 में क्या हुआ था? ट्रेसी एडवर्ड्स। हाँ, ट्रेसी एडवर्ड्स, वो डैमर का अगला शिकार बनने वाला था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके वो उसके अपार्टमेंट से भाग निकला। हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। हाँ, हथकड़ी लटक रही थी। उसने सड़क पर पुलिस को रोका और उन्हें वापस डैमर के अपार्टमेंट तक ले गया। ये एडवर्ड्स की बहादुरी थी जिसने इस पूरे हॉरर शो का पर्दाफाश किया। और पुलिस जब अंदर गई, सोर्सेस क्या बताते हैं, क्या मिला उन्हें? उसे हाउस ऑफ हॉरर्स कहा गया। दीवारों पर लाशों के टुकड़ों की पोलराइड तस्वीरें टंगी थीं। तस्वीरें? हाँ, इंसानी खोपड़ियां रखी थीं। एसिड के बड़े बड़े ड्रम थे जिनमें बॉडी पार्ट्स गलाए जा रहे थे। और जैसा मैंने पहले कहा, फ्रीजर में इंसानी सिर, दिल और दूसरे अंग रखे थे। कम से कम 11 विक्टिम्स के अवशेष वहीं से मिले। ये तो कल्पना से भी परे है। लेकिन क्या ये पहला मौका था जब पुलिस उस तक पहुंच सकती थी? कोनराड सिंथासोम्फोन वाला केस। हाँ, वो बहुत दुखद घटना थी और सिस्टम की एक बड़ी नाकामी। क्या हुआ था उसमें? ट्रेसी एडवर्ड्स वाले इंसिडेंट से कुछ ही महीने पहले, मई 1991 में, एक 14 साल का लड़का कोनराड सिंथासोम्फोन, वो भी डैमर के चंगुल से भागा था। नशे की हालत में था, भटक रहा था। लोगों ने पुलिस को बुलाया। तो पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं डैमर को? यही तो ट्रेजेडी है। डैमर वहां पहुंचा और उसने पुलिस को कन्विंस कर लिया कि ये लड़का उसका 19 साल का बॉयफ्रेंड है और दोनों में झगड़ा हुआ है। वो नशे में है, इसलिए बहकी बातें कर रहा है। और पुलिस ने मान लिया? हाँ, पुलिस ने कोनराड को वापस डैमर के हवाले कर दिया। उसी रात डैमर ने उसे मार डाला। ये तो भयानक लापरवाही है। लापरवाही भी और शायद नस्लीय पूर्वाग्रह भी। कोनराड लाउजियन था। सोर्सेज इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से लिया
ये दिखाता है कि सिस्टम कैसे वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। ट्रेसी एडवर्ड्स के भागने के बाद तो हंगामा मच गया होगा मीडिया में। जबरदस्त। डैहमर की गिरफ्तारी, उसकी अपार्टमेंट से मिली चीजों की डिटेल्स, इसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। मीडिया ने उसे मॉन्स्टर, कैनिबल्स जैसे नाम दिए। नेक्रोफीलिया, कैनिबलिज्म जैसी बातें सुनकर लोग शॉक में थे। डर और नफरत का माहौल था। फिर आए ट्रायल। जनवरी 1992 में उसने सारे कत्ल कबूल कर लिए। हाँ, 17 के 17 कत्ल माने और पूरी डिटेल्स भी बताई। लेकिन उसने प्लीड किया गिल्टी बट इनसेन, मतलब दोषी हूं लेकिन मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से जिम्मेदार नहीं। तो डिफेंस का क्या तर्क था? डिफेंस वकीलों ने कहा कि डैमर गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित था। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव टेंडेंसीज, वो अपने एक्शंस पर कंट्रोल नहीं रख सकता था। डैमर ने खुद भी कहा कि उसे ऐसी तीव्र इच्छाएं, अर्जेस होती थीं जिन्हें वो रोक नहीं पाता था। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने ये नहीं माना। नहीं, प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जिस तरह उसने प्लानिंग की, विक्टिम्स को फंसाया, कत्ल किया और फिर इतने ध्यान से सबूत मिटाने की कोशिश की, एसिड का इस्तेमाल, बॉडी पार्ट्स छिपाना, ये सब दिखाता है कि उसे सही और गलत की पूरी समझ थी। वो लीगली इनसेन नहीं था। ये एक बड़ी कानूनी बहस बन गई होगी। बिल्कुल। मेंटल इलनेस और क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच की लाइन कहाँ खींची जाए, ज्यूरी ने ज्यादा वक्त नहीं लिया। सिर्फ 5 घंटे सोचा और फिर फैसला सुना दिया। क्या फैसला आया? उसे मानसिक रूप से स्वस्थ, सेन पाया गया और 15 कत्लों का दोषी ठहराया गया। ओहायो में हुए एक कत्ल के लिए अलग से सजा हुई थी। और सजा? फरवरी 1992 में सजा सुनाई गई। 15 लगातार आजीवन कारावास, मतलब एक के बाद एक। कुल मिलाकर 957 साल जेल में बिना पैरोल की किसी संभावना के। 957 साल? हाँ, ट्रायल बहुत इमोशनल रहा। विक्टिम्स के परिवारों ने कोर्ट में अपने बयान दिए, अपना दर्द, अपना गुस्सा जाहिर किया। इस सजा ने डेहमर के आतंक के चैप्टर को बंद तो कर दिया, लेकिन इसका असर तो बहुत गहरा रहा होगा। क्या कुछ बदला इसके बाद, जैसा सोर्सेज बताते हैं? हाँ, इसका असर क्राइम की स्टडी यानी क्रिमिनोलॉजी और लॉ इन्फोर्समेंट पर काफी पड़ा। सीरियल किलर्स की साइकोलॉजी को समझने पर और ज्यादा रिसर्च हुई। जांच करने वाले अब ऐसे मामलों को अलग नजरिए से देखते हैं। और सिस्टम की कमियों के बाद वो भी उजागर हुई। खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लापता लोगों की रिपोर्ट्स को पुलिस कैसे हैंडल करती है, उसमें पूर्वाग्रह है या नहीं, मेंटल हेल्थ सिस्टम कहाँ फेल हो रहा है। ये सवाल कि इतने गंभीर अपराध इतने लंबे समय तक कैसे चलते रहे बिना किसी की नजर में आए। क्या इसके बाद पुलिस ट्रेनिंग वगैरह में कुछ बदलाव हुआ है? हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि लापता लोगों के मामलों को हैंडल करने के प्रोटोकॉल में सुधार किए गए। पुलिस ट्रेनिंग में भी बदलाव लाए गए ताकि कॉन्ट्रैक्ट सिंथा सॉमफॉन जैसी दुखद गलतियां दोबारा ना हो। और डैहमर का अंत कैसे हुआ? वो जेल में ही मारा गया। सजा मिलने के लगभग 2.5 साल बाद नवंबर 1994 में कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में उसके एक साथी कैदी क्रिस्टोफर स्कारवर ने उसे पीट कर मार डाला। तो उसकी कहानी वहीं खत्म हुई? उसकी कहानी खत्म हुई, हाँ। तब वो 34 साल का था। ये वाकई एक बहुत ही खौफनाक और जटिल कहानी है। बचपन का ट्रॉमा, अकेलापन, कंट्रोल की वो भयानक इच्छा और फिर वो हिंसा। जेफरी डैमर का केस हमें यही याद दिलाता है कि इंसानी मन कितना उलझा हुआ और कभी-कभी कितना डरावना हो सकता है। कैसे अनदेखी, अस्थिरता, अकेलापन किसी को ऐसे रास्ते पर धकेल सकते हैं। उसकी कहानी आज भी एक्सपर्ट्स के लिए एक स्टडी का विषय है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बुराई पैदा होती है या बनाई जाती है? किसी इंसान के हालात, समाज की लापरवाही उसे किस हद तक तोड़ सकती है, बदल सकती है? और क्या आज भी हमारे आसपास ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिनके नकाब के पीछे की सच्चाई हमारी सोच से भी ज्यादा भयानक हो? ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारी आज की ये चर्चा पसंद आई होगी। ऐसी ही और चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैंटम दास्तान को।